नमस्कार बंधु, मैं एस के ठाकुर जी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी पर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में शासन प्रणाली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो प्रकार की शासन प्रणाली रही थी, जिसका पहले हमने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और उनमें जैसे अध्यक्षीय और दूसरी पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे केंद्र में संकेंद्रण का, शक्ति संकेंद्रण का यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो उसी के चैप्टर पर आज पहुंचते हैं। क्या है पहला? शक्ति संकेंद्रण। संकेंद्रण यानी अंग्रेजी बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के बारे में, इसका अर्थ क्या है, इसके मुख्य फीचर क्या हैं, तो इसके रूप में किस तरह से इनको प्रदर्शित करना है, किस तरह से इनके बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है, तो इसका विस्तृत रूप से प्रकाश कैसे डालेंगे, तो इनके तथ्यात्मक बिंदुओं को सामने रखते हुए हम इन दोनों का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। तो पहले ये शक्ति केंद्रण जो होता है दो प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला होता है फेडरल सिस्टम। क्या होता है पहला? फेडरल सिस्टम। इसे संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। और दूसरा होता है तुम्हारा यूनिटरी सिस्टम। इसको हम हिंदी में एकात्मक व्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यवस्था बोलेंगे। तो इन दोनों में अंतर किस तरह से स्पष्ट है, उसी के रूप में हम इनको व्याख्यात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता इसके रूप में होगी कि फेडरल सिस्टम के अंतर्गत जो होगा एक रिटेन मतलब लिखित संविधान होगा। क्या होगा? लिखित एवं सर्वोच्च सिद्धांत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो बोल देख सकते हैं एक क्या होगा? रिटेन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? एक लिखित यानी लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। तो पहली इसकी विशेषता क्या है? इसका एक लिखित एवं सर्वोच्च सिद्ध मतलब संविधान होगा। और इसी की हम अगर तुलना करें तो यूनिटरी में क्या हो सकता है? हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं फीचर में मे बी या मे नॉट बी। हिंदी में लिख सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा फीचर क्या होगा? दूसरा फीचर होगा कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। क्या होगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। और यहाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका
न्यायपालिका भी बोल सकते हैं आप। तो दूसरा फीचर क्या है इसका, यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी या पृथक न्यायपालिका, जिसका हमारी विधायिका और कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं होगा। और इधर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो तीसरा इसका पॉइंट होगा डबल गवर्नमेंट। क्या होगी, डबल गवर्नमेंट होगी। इसको हिंदी में बोलेंगे दोहरी सरकार। यहाँ आप देखेंगे कि एक होती है संघ सरकार, संघीय सरकार, एक होती है राज्य सरकार, राज्य। तो संघीय सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है, तो इसे बोलते हैं हम मतलब दोहरी सरकार। और इधर हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती है, कोई मतलब जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट अगर देखें हम, तो यहाँ पर जो देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, राज्य और संघ दोनों को संवैधानिक मतलब रूप से शक्तियों का बांट देना। तो ये मतलब अगर आप देखेंगे संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर राज्य सरकार की अलग शक्ति होगी और केंद्र सरकार की अलग शक्ति होगी। तो दोनों की शक्तियों का जो वितरण समान रूप से यानी संवैधानिक रूप से कर दिया जाता है। तो एक फीचर ये हो गया। तो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऐसे कर सकते हैं कि राज्य संघ व राज्य की शक्तियों का संवैधानिक वितरण। अगर इसमें देखेंगे आप एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, तो इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी के ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हम स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई। तीसरा पॉइंट में अगर देखेंगे तो वही सरकार हो गई। चौथा पॉइंट के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्य व संघ की शक्तियों का संवैधानिक रूप से वितरण। और पांचवा पॉइंट में देखेंगे यहाँ पर क्या होती है, डबल नागरिकता होती है। क्या होती है यहाँ पर, मतलब दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। यानी अगर हम इसका संघात्मक व्यवस्था का अगर कोई उदाहरण लें तो होता है हमारा यूएसए। क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को उदाहरण लेंगे, अमेरिका। और अगर यूनिटरी सिस्टम की यानी एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण है तो वो यूके है। क्या है, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड ले सकते हैं आप, क्या है, इंग्लैंड। ठीक। तो अगर अमेरिका में देखी जाए तो जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो यहाँ पर सेंटर यानी केंद्र की नागरिकता अलग होगी और राज्य की नागरिकता अलग होगी। तो इसी को हम बोलते हैं दोहरी नागरिकता सिस्टम। तो दोहरी नागरिकता के अंतर्गत देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ भारत है, तो भारत के अंतर्गत कोई मान लो उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग होगी, और भारत यानी जो सेंटर है हमारा भारत सरकार है उसकी मतलब केंद्र की नागरिकता वो अलग होगी। तो दोनों की मतलब नागरिकता अलग अलग होना ही दोहरी नागरिकता बोलते हैं। मगर हमारे भारत के संदर्भ में ये मतलब बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर एकल नागरिकता का सिस्टम यानी व्यवस्था है। तो तीसरी मतलब छठी अगर बात करें, छठी पॉइंट में, तो यहाँ पर क्या होगा, दोहरा कॉन्स्टिट्यूशन।
क्या होगा, दोहरा संविधान, डबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ के राज्य है, जैसे कि अमेरिका का कोई राज्य मान लो कैलिफोर्निया ले लिया, कैलिफोर्निया में देखा जाएगा वहाँ का संविधान अलग होगा, और वही जो सेंटर चल रही है पूरी अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका की, तो वहाँ की जो संविधान होगा वो अलग होगा। तो दोनों अलग अलग संविधान होने के कारण इनको हम दोहरा संविधान कह सकते हैं, व्यवस्था के इसके फीचर के अंतर्गत। और यहाँ पर क्या होता है, अगर एकात्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखा जाए तो यहाँ पर एकल ही होता है, एकल ही मतलब सिटीजनशिप हुई, जो केंद्र की है वही राज्य की होगी, और जो राज्य का संविधान है वही केंद्र का संविधान होगा। तो अगर हम इसी के फीचर के अंतर्गत देखें एकात्मिक व्यवस्था के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एकल। अगर यहाँ पर देखो एकल नागरिकता, यहाँ पर डबल नागरिकता है, तो यहाँ पर एकल नागरिकता होगी, क्या होगी, एकल नागरिकता। और यहाँ पर क्या होगी, एकल ही संविधान होगा, क्या होगा, एक ही संविधान होगा। तो आप समझ होंगे ये हमारे 6 फीचर थे जिनके माध्यम से हम संघात्मक व्यवस्था और एकात्मिक व्यवस्था के बीच में तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पर देखो लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होगा, मगर यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, लिखित हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पर देखो देखेंगे जो स्वतंत्र क्या होगी, न्यायपालिका होगी। यहाँ पर अगर एकात्मिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें, यहाँ पर जो है जैसे हमारा मतलब लंदन की बात, मतलब इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है दोहरी सरकार। तो वहाँ पर अगर हम यूके में देखें, यहाँ पर दोहरी सरकार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और अगर चौथा पॉइंट ये देखें तो यहाँ की राज्य की शक्तियों का जो संवैधानिक वितरण है वहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर इसमें एक विभेद, 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक दोहरा नागरिकता और दोहरी संविधान के बारे में। तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में दोहरी नागरिकता और दोहरी संविधान के बारे में विशेष रूप से चर्चा है, तभी तो इसे संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ एकल व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर एकल नागरिकता का सिस्टम है, एकल ही संविधान का सिस्टम है, ठीक है। और अब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, भारत किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है, हमारा जो भारत है वो कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, क्या है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इससे बोलते हैं अंग्रेजी में क्वासी फेडरल सिस्टम, क्या बोलते हैं इसे, क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं। इसे बोलते हैं अर्ध संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, तो सबसे पहले देखो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम इसको दूसरे चैप्टर मतलब दूसरी तरफ लिखकर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कहते हैं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इन दोनों का जो मिलावटी रूप यहाँ बोल सकते हैं, मिश्रण रूप ही हमारे को मतलब इसे संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है या गया है। तो इसके संदर्भ में अगर व्याख्या डालें तो सबसे पहला अगर फीचर की बात करें, विशेषता, तो यहाँ पर पहली हेडिंग अगर हम डालेंगे तो इसकी पहले हेडिंग रहेगी अर्ध संघात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या होगी, विशेषता। तो प्रथम अगर बात करें, मतलब पहली विशेषता की, तो पहली व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे कि नए राज्यों का यानी एवोल्यूशन और क्रिएशन, क्या है, एवोल्यूशन और क्रिएशन। मान लो आप बना भी सकते हैं, निर्माण व
समाप्ति व समाप्ति। समाप्ति। तो ये हमारे अगर आर्टिकल में इस नए राज्यों का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से समाप्ति होती है, जो हम अनुच्छेद नंबर कितने में दिया रखा है हमारे संविधान के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 3 में। कितने, आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत दे रखा है। ये पहली विशेषता है अर्धसंघात्मक व्यवस्था की, पहली विशेषता है। तो दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर राज्यपाल का पद क्या है, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज या पोस्ट ऑफ या ऑफिस ऑफ गवर्नर। चौथा अगर मुख्य रीजन देखी जाए तो हम कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद जो है, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर कितने में दे रखा है, 249 अनुच्छेद के अंतर्गत। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, 249 अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखा है कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां बन जाएं तो उसके अगर बात करें तब ये 249 के अंतर्गत जो हमारी केंद्र सरकार है या संसद या पार्लियामेंट है, तो वो राज्य की जो विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी आते हैं उन पर अपना एक कानून बना सकती है। तो ये विशेष पावर दी गई है मतलब आर्टिकल नंबर 249 में। और पांचवा अगर बात करें तो जैसे कि इमरजेंसी के समय बात कर रहे हैं, कितने समय, इमरजेंसी के समय। तो इमरजेंसी के समय अगर बात करें आपातकालीन परिस्थिति के, आपातकालीन स्थिति के सामने बात करें तो आपातकालीन स्थिति पर जो है संघ केंद्र पर, संघ राज्य पर अधिक प्रभावशाली होगा। और इमरजेंसी का हमारे संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो संविधान के अंतर्गत भाग 18, कौन से भाग में, भाग 18 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 360 तक 3 प्रकार की मतलब आपातकालीन परिस्थितियों की विवेचना की गई है। तो प्रथम जो होती है जैसे प्रथम जो होती है तुम्हारी जैसे बाहरी आक्रमण के समय तो इसे हम बोलते हैं केंद्र आपातकालीन व्यवस्था। जैसे कोई मतलब बाहर से आक्रमण हो जाए तो ये हमारा आर्टिकल में दे रखा है 352 में। दूसरी होता है जब देश के अंतर्गत कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं राजकीय आपातकालीन समस्या, तो ये दे रखा है 356 के अंतर्गत। और तीसरी जो है मतलब आपातकालीन परिस्थिति कब आती है, जब हमारे यहाँ मतलब फाइनेंशियल व्यवस्था मतलब हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाए, तो इस स्थिति में अगर उसका विवरण दे रखा है 360 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दे रखा है, 360 के अंतर्गत दे रखा है। तो अब छठा अगर हम पॉइंट बात करें तो छठे पॉइंट के अंतर्गत देखा जाएगा हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। कितनी प्रकार की सूचियाँ होती हैं, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची। कितनी सूची होती है? 3 प्रकार की सूची होती है। 3 प्रकार की सूची होती है। कितनी प्रकार की सूची होती है? 3 प्रकार की सूची होती है। देखो, पहली सूची होती है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी सूची होती है राज्य सूची। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें जो आती है लगभग 97 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 66 आते हैं, और इसमें कितने आते हैं? 47 सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर समवर्ती सूची के अंतर्गत देखा जाए, समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ राज्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा। कितना होगा? यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत देखा जाए तो जो राज्य मतलब संघ है वो राज्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हुआ है। एक हमारी छठी विशेषता के अंतर्गत आता है। और 7वीं व्यवस्था के अंतर्गत देखें, 7 में अगर फीचर देखें तो 7 में जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे एकल नागरिकता की। कौन सी? एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो भारत सरकार की मतलब संघ की नागरिकता होगी वही राज्य की संघ मतलब नागरिकता होगी। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो हमारी जो भारत सरकार के द्वारा दी गई नागरिकता और राज्य के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई नागरिकता दोनों एक ही होगी। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। तो सबसे बड़ी एक विशेषता यानी के अंतर्गत ये भी आता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरी मतलब 8वीं विशेषता के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर एकल संविधान का यानी एक ही संविधान की मतलब प्रावधान है। एक ही संविधान का प्रावधान है। तो एक ही संविधान की अगर प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो जो भारत सरकार का प्रावधान है वही राज्य सरकार का प्रावधान होगा। तो हम 8वीं अगर हम विशेषता के रूप में लिख सकते हैं तो एकल क्या लिख सकते हैं? एकल संविधान का। तो एकल संविधान हो गया। तो एकल संविधान के अंतर्गत 8वीं विशेषता हमारी पूरी हो जाती है। तो लगभग हमारी ये 8 विशेषता हो गई। ये दर्शाती हैं कि हमारा जो सिस्टम है भारत सरकार का वो अर्ध संघात्मक संगठन है मतलब व्यवस्था का एक मिला जुला रूप है। तो इसी को मिश्रण भी बोल सकते हैं आप संघात्मक समझता के अंतर्गत। ये ऐसी मतलब विशेषता के बारे में। अब हम आगे आने वाले चैप्टर के मतलब आने वाले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संघ सरकार से काम करती है, किस तरह से वो संचालन होता है। तो उसकी विशेषता के बारे में विशेष रूप से कल के हमारे आने वाले चैप्टर में इसके विशेष रूप से हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।